सास बहू का कुल्हड़ पिज्जा। नुपुरपुर गांव में एक विधवा सास और विधवा बहू रहती थी। वह दोनों बहुत गरीब थी। उनके पति एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और गांव में कुल्हड़ पिज्जा बेचने का काम शुरू किया। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में संकट आने में देरी नहीं लगती। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अनु अपनी सास से कहती है, माँ जी, चलिए दुकान खोलने का समय हो गया है। सभी ग्राहक हमारे कुल्हड़ पिज्जा का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बहू, तू सही कहती है, चल जल्दी चल। सरला और अनु की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वह दोनों सास बहू मिलकर पिज्जा लगाया करती थी। उन दोनों की कुल्हड़ पिज्जा का पूरा गांव फैन था। जैसे ही दोनों सास बहू दुकान खोलती हैं, उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है, जिसे देखकर गांव के बाकी के दुकानदार मुंह चढ़ा लेते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई लोगों, जब से ये दोनों विधवा सास बहू ने हमारे गांव में अपना कुल्हड़ पिज्जा बेचना शुरू किया है, तब से हमारे धंधे की तो वाट लग गई है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता, आखिर इन दोनों के कुल्हड़ पिज्जा में ऐसा कौन सा जादू है जिससे ये गांव के लोग केवल इन्हीं की दुकान में चिपके रहते हैं। अरे मेरी चाउमीन को तो कोई पूछत ही नहीं है। अब भला इस तरह हमारा गुजारा कैसे चलेगा? भाई लोगों, हमें कछु तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ, रात को मौका देकर इनकी इस दुकान को ही तोड़कर आग लगा देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूँ ये दोनों विधवा कैसे अपने कुल्हड़ पिज्जा गांव में बेचती हैं। वह तीनों रात के समय मौका देखकर बेचारी अन्नू और सरला की दुकान तोड़कर उसमें आग लगा देते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के लोग और अन्नू अपनी सास के साथ खड़ी होकर उनकी टूटी और जली हुई दुकान देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब किसने किया? आखिर कौन है वो जिसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं? तभी वहाँ प्रमोद आकर कहता है, जब दूसरों के पेट पर लात मारोगी तो ऐसा ही होगा ना। अरे अपने चलते तुमने कभी हम गरीब लोगों के बारे में सोचा है? अरे बड़े फैन हो रहे थे गांव के लोग इन सास बहू के कुल्हड़ पिज्जा के। अब हम भी तो देखें, बिना दुकान के ये दोनों सास बहू कुल्हड़ पिज्जा कैसे बेचती हैं। अरे क्यों परेशान कर रहे हो इन बेचारी बेबस औरतों को? और जिसके नसीब में जितना लिखा है उन्हें उतना ही मिलेगा। ऐसा कहकर वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गांव वाले भी थोड़ा बहुत तमाशा देखकर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। वह दोनों सास बहू मायूस होकर वापस अपने घर को लौट जाती हैं। जिसके बाद सरला अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक गिलास पानी तो देना। अभी लाई माँ जी। अरे कितनी मेहनत लगी थी मेरी और तेरी इस पिज्जा दुकान को बनाने में। मैं आज जब हमारी दुकान टूटकर चूर हो गई तो गांव वालों ने भी हमसे मुंह फेर लिया। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। जिस किसी ने भी हमारी पिज्जा कुल्हड़ की दुकान तोड़ी है, मैं उसे जेल की हवा तो खिला कर ही रहूंगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। तुझे याद है ना वो काली रात, हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात? याद है माँ जी, कैसे भूल सकती हूँ। उस दुर्घटना ने तो हमें आज तक उभरने ही नहीं दिया। करण जी कई सालों के बाद वापस घर लौट रहे थे। पिताजी करण जी को घर लाने एयरपोर्ट पहुंचे। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। ना तो करण जी उस रात वापस लौटे और ना पिताजी। उस एक्सीडेंट ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मत रो बहू, जो होना था हो गया। जब हमने उस दुर्घटना के बाद भी खुद को संभाल लिया था तो ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। लेकिन माँ जी, हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई दुकान किसी ने कुछ ही सेकंड में तोड़ दी। अब हम दोबारा कैसे शुरू करेंगे? जैसे हमने पहले शुरू किया था, बिल्कुल वैसे ही हम हार नहीं मानेंगे। तुझे तेरे बाबूजी की तो बात याद है ना? हर बार जीतना संभव नहीं होता, कई बार हार कर जीतना पड़ता है। आपने सही कहा माँ जी। अगर आज हम कुछ लोगों से डर कर हार गए तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें कल संभलने के लिए आज संभलना बहुत जरूरी है। अगले ही दिन सरला और अन्नू दोनों सास बहू फिर से कुल्हड़ पिज्जा बनाने की तैयारी में लग जाती हैं और गांव में एक छोटा सा टेंट लगाकर कुल्हड़ पिज्जा बेचना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते उन दोनों के कुल्हड़ पिज्जा खाने गाँव के लोग आने लगते हैं। अरे हमने इनकी दुकान तोड़ दी, इसके बाद भी इन्होंने कुल्हड़ पिज्जा बनाना नहीं छोड़ा। अरे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ कीड़े उठाकर इनके कुल्हड़ पिज्जा में डाल दें। जब लोग कीड़े वाले कुल्हड़ पिज्जा खाएंगे तो कोई भी इनकी दुकान में पिज्जा खरीदेगा ही नहीं। अरे ये प्लान तो सबसे अच्छा है। ऐसा सोचकर वह तीनों इस बार बेचारी अन्नू और सरला के कुल्हड़ पिज्जाओं में मौका देखकर
कीड़े छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब गांव वाले उनके कुल्हड़ पिज्जा खाते हैं तो उनके कुल्हड़ पिज्जा में कीड़े निकलने लगते हैं। हाय हाय, सत्यानाश हो इन दोनों सास बहू का। अरे देखो तो सही, इन्होंने कुल्हड़ पिज्जा में कीड़े डाल रखे हैं। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, ये देखो हमारे वाले में भी कीड़े पड़े हैं। हाय राम, इन्होंने तो हमारा धर्म भ्रष्ट करवा दिया। तभी गांव के सभी लोग उन दोनों के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं। देखिए, शांत हो जाइए, हमें नहीं पता कि हमारे कुल्हड़ पिज्जा में कीड़े कहाँ से आए। हमने बहुत सावधानी से ये कुल्हड़ पिज्जा बनाए थे। अरे भला हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, आप लोग हमें गलत समझ रहे हो। गांव के लोग गुस्से से अन्नू और सरला को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक मदन नाम का आदमी आता है और गांव के सभी लोगों से कहता है, अरे क्यों मार रहे हो इन दोनों बेचारी सास बहू को? अरे इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, सारा किया धरा तो मनोहर, प्रमोद और कौशल का है। अरे इन्होंने अपनी दुकान चलाने के चलते इन बेचारी सास बहू का जीना हराम कर दिया है। पहले तो इन्होंने इनकी दुकान जला दी और अब इन्होंने इन बेचारी के कुल्हड़ पिज्जा में कीड़े छोड़ दिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मदन की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर, कौशल और प्रमोद अपनी सच्चाई बाहर आने के बाद वहाँ से खिसकने लगते हैं। अरे रुको, तुम कहाँ खिसक रहे हो? जो तुमने किया है पहले उसकी माफी तो मांग लो। हमें माफ कर दो सरला बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी भलाई के चक्कर में तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। एक औरत को आदमी से आगे जाते हुए देख हमसे रहा नहीं गया और हमने तुम्हें बर्बाद करने का सोचा। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है, हमें माफ कर दो और जाने दो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें तो बेटा जेल की सलाखों के पीछे चक्की न पिसवा दी तो मेरा नाम भी सावित्री नहीं। सावित्री तुरंत पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद वह तीनों को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस उन तीनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ अन्नू और सरला मदन का शुक्रिया अदा करती हैं। मदन भैया, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये गांव वाले तो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। हाँ बेटा, आज तेरी ही वजह से हम दोबारा से सर उठाने लायक हुए हैं। अगर आज तू हमारा साथ न देता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होते। अरे आप दोनों को मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसलिए शांत था। सरला बहन, हमें भी माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई तुम दोनों को समझने में। गांव के सभी लोग अन्नू और सरला से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद से गांव वाले मिलकर अन्नू और सरला को एक नई दुकान बनाकर देते हैं, जिसमें वह अपने कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। गरीबों का इलाज करने वाली सास बहू। कमला अपने बेटे राहुल की शादी सोनम नाम की लड़की से करा देती है, जो कि काफी पढ़ी लिखी थी। वो अपने डॉक्टर्स की पढ़ाई को शादी के बाद भी पूरा करना चाहती थी, पर कमला उसे शादी के बाद पढ़ाई करने नहीं देना चाहती थी और कहती है, बहू, तुझे जितनी पढ़ाई करनी थी वो तू कर चुकी है। शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी घर और बच्चे संभालने की होती है। भूल जा, अब तेरी कोई परीक्षा होने वाली है। पर माँ जी, मेरा सपना है, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मेरे मम्मी पापा की मुझ पर जीवन भर की लगाई पूंजी व्यर्थ हो जाएगी। यदि मैं कुछ बन ना पाई तो। अरे बहू, तेरी डॉक्टर बनने से क्या होगा? तू कौन सा हॉस्पिटल खड़ा कर लेगी? इस गांव में तेरा कोई काम नहीं। सब नुस्खे अपना कर अपना इलाज कर लेते हैं। अपनी मेहनत जाया मत कर ऐसे सपने के लिए। माँ, अगर उसने इतनी मेहनत की है तो कुछ सोच कर की होगी। आप उसे इस तरह रोकिए मत। पर माँ जी, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। ये सुनते ही राहुल ऑफिस चला जाता है और सोनम कमरे में जाकर रोने लगती है। अगर मैं आगे नहीं पढ़ पाई तो मम्मी पापा का सपना पूरा कैसे करूंगी? उनका सपना ही तो आखिर मेरा सपना है। उन्होंने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया था, मैं सब बर्बाद नहीं होने दूंगी। शाम को राहुल के आते ही वो उससे बात करती है। तभी राहुल कहता है, सोनम, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। आंसू पोंछो अब। हाँ, तुम्हें बुक्स चाहिए थी ना, मुझे बताओ, मैं लेकर आऊंगा उस लाइब्रेरी से। नाम बता दो मुझे, बस छुप कर पढ़ लेना तुम। थैंक यू राहुल, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिलेगा कभी सोचा नहीं था। लव यू। लव यू टू सोनम। आप कुछ खिला भी दो, बहुत भूख लगी है। जी, अभी ला।
कुछ ही देर में सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन राहुल सोनम की बुक्स लाइब्रेरी से ले आता है, जिसके बाद वो रोज घर का काम खत्म करने के बाद रातों रात पढ़ा करती थी। एक दिन हाथ में बुक्स लिए बैठे बैठे सोनम सो गई। तभी उसी के हाथ में बुक्स देखकर राहुल कहता है, ओहो, मेरी सोनम कितनी मेहनत करती है। डॉक्टर बनने के लिए इतने दिन से ऐसे ही सो रही है। इसे पता भी नहीं चलता कि कब इसकी आंख लगी। दिन में घर का काम और रात में अपनी पढ़ाई के लिए जागती है। राहुल, मम्मी पापा, माँ जी, आप देखना, मैं डॉक्टर बनूंगी, जरूर बनूंगी और सबका फ्री में इलाज करूंगी। मेरी प्यारी बीवी नींद में भी अपने सपने की बात कर रही है। इस तरह सोनम घर का काम भी करती और चोरी छुपे दिन में पढ़ाई भी करती। ऐसे ही एक दिन कमला उसके कमरे से गुजर रही थी तो बेड पर बुक्स को देखकर कहती है, बहू, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू अब पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। फिर तेरे कमरे में किताबें कहाँ से आई? माँ जी, मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, कमरा साफ कर रही थी तो बाहर रह गई। ठीक है बहू। इस तरह राहुल चुपके से उसे परीक्षा करवाने ले जाता है, जिसके बाद कुछ महीनों में उसका रिजल्ट आता है और वो एक डॉक्टर बन जाती है। तभी वो फूले नहीं समाये राहुल को कहती है, राहुल राहुल राहुल, सब आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। जो भी हुआ, थैंक यू सो मच। पर हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। अब से मैं सिर्फ सोनम राठौर नहीं बल्कि डॉक्टर सोनम राठौर बन गई हूँ। सच? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनम। इस तरह दोनों इस लम्हे को सेलिब्रेट करते हैं और घर आकर जब कमला को बताने वाले होते हैं तो पड़ोस में किसी बूढ़ी आंटी को हार्ट अटैक आ जाता है, जहां एक औरत अपनी माँ के लिए रोती है। अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो। उन्हें हार्ट अटैक आया है। यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जो मैं जल्दी से उन्हें ले जाऊं। राहुल, मुझे लगता है आंटी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, मुझे जाना चाहिए ना वहाँ पर। सोनम, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ, इन्हें जल्दी से बचाओ। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। हाँ राहुल। शोर की आवाज सुनकर कमला भी पड़ोसन के पास जाती है। वहीं सोनम अपनी चेकअप किट लाकर कहती है, शिखा आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आप सबको कोऑपरेट करना होगा। इन्हें अंदर लेकर चलिए, मैं इनकी जल्दी जांच करती हूँ। पर बेटा तुम कैसे करोगी? हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मेरी पत्नी एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। क्या डॉक्टर? राहुल उस औरत को अंदर ले जाता है जहां सोनम उसकी नब्ज चेक करती है और बाकी सब चेक करके कहती है, शिखा आंटी, मैं जैसा बोलूँ आप वैसा करना और इनके आसपास कोई भीड़ भी मत लगाना। आप मुझे कोई नुकीली चीज या सुई और डिटॉल ले आइए। तुम बचा लोगी ना मेरी मम्मी को? हाँ आंटी। सोनम डिटॉल से उस सुई को कीटाणु रहित कर देती है और सीधा उस औरत के दिल की जगह चुभा देती है, जिसके बाद वो औरत होश में आ जाती है और सोनम राहुल से कहती है, राहुल, मैंने आपको ये इंजेक्शन और दवाई लिखकर दिया है, प्लीज जल्दी से ये लेकर आ जाइए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ये बोलते ही राहुल डॉक्टर से दवाई और इंजेक्शन ले आता है, जिसके बाद सोनम उस औरत को इंजेक्शन और दवाई दे देती है। कुछ ही घंटों बाद वो औरत ठीक हो जाती है। तभी शिखा कहती है, माँ, आप ठीक तो हो ना? कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ बेटा, पर मैं ठीक कैसे हुई? हॉस्पिटल तो तू लेकर। माँ, कमला आंटी की बहू ने आपको बचा लिया। अगर शायद ये नहीं होती तो आपका बचना बहुत मुश्किल था। आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। इस गांव में पहली बार कोई औरत डॉक्टर बनी है। मुझे तो लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। लोगों को भी गांव से बाहर जाकर इलाज कराने की जरूरत नहीं है। हाँ शिखा, तू बिल्कुल ठीक बोली, पर बहू, मेरे मना करने के बाद भी तू पढ़ाई करती रही। हाँ माँ जी, राहुल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये उनका ही नतीजा है जो मैं आज डॉक्टर बन गई हूँ। बेटा, ये ले पैसे। नहीं आंटी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं गांव में सबका इलाज बिल्कुल मुफ्त करूंगी। बहू, आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे डॉक्टरी के लिए रोका, पर अब तू जो भी करना चाहती है उसमें मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ जी। इस तरह सोनम एक सर्वे करती है और घर घर जाकर लोगों का ब्लड टेस्ट करती है।
यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो वो उसका इलाज कर हॉस्पिटल भेज देती है। साथ ही साथ छोटा सा कैंप लगाकर वो लोगों का छोटी मोटी बीमारी का इलाज कर उन्हें दवाई देती है। तभी कैंप के आगे एक लाइन लग जाती है और एक माँ अपने 5 साल के बेटे को लेकर आती है। डॉक्टरनी जी, मेरा बेटा बहुत दिन से खांसी जुकाम में है, तेज बुखार भी है। जरा आप देखकर बताइए ना, मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। ये ठीक से खाना भी नहीं खाता। मेरे पास पैसे भी नहीं है जो किसी हॉस्पिटल में ले जाऊं। आप फिक्र मत कीजिए, मौसम बदलने की वजह से बच्चों को अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है। मैं इसे कुछ दवाइयाँ देती हूँ, वो टाइम से खिलाना और ठंडी चीज से दूर रखना। बेटा आ करो जरा। सोनम थर्मामीटर से बच्चे का बुखार चेक करती है और अपनी सास से दवाई मांगती है। हाँ, ये ले बहू, ये लीजिए दवाई। अगर दवाई से असर न हो तो 2 दिन बाद आप फिर यहाँ आ जाना। जी डॉक्टरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। इस तरह सोनम गांव में गरीबों का मुफ्त इलाज करती है। अब गांव में किसी भी गरीब को न शहर जाने की जरूरत पड़ती थी, न ही पैसे खर्च करने की। सोनम मुफ्त सेवाएं करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। साथ ही उसे सरकार सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करती है। कुछ ही सालों में सोनम अपनी मेहनत और लगन से गांव में एक हॉस्पिटल खोल देती है, जहां वो बहुत सारे लोगों की मदद किया करती थी और सरकार उसे वेतन देती थी। अमीर और गरीब बहन की जिंदगी। ब्रिजेश और रमा देर रात जागकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अजी कौन से सोब के सागर में डूबे हुए हो? कुछ नहीं रमा, दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, उन्हीं के ब्याह के बारे में सोच रहा हूँ। अरे 2 बेटियों के ब्याह की बात कहाँ से आ गई? वो संध्या हमारी बेटी थोड़े ही है। भाई साहब की बदौलत बला बनकर हमारे सीने पर मूंग दल रही है। मगर है तो मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब की बेटी, उसका ब्याह करना भी तो हम दोनों दंपत्ति के हाथों लिखा है। अरे उस बला का ब्याह ऐसे किसी परिवार में कर देंगे जहाँ दान दहेज की कोई मांग ना हो। और रही बात अपनी बिटिया के ब्याह की, तो उसमें मुझे कोई कमी घटी नहीं चाहिए। अरे काहे चिंता करती हो, स्मृति की शादी पूरे शानो शौकत के साथ होगी। दोनों दंपत्ति भतीजी और बेटी के ब्याह के बीच का अलगाव उनके सौतेलेपन को सांचे में ढाल रहा था। संध्या अपने चाचा चाची ब्रिजेश और रमा और उनकी बेटी स्मृति के संग रहती थी। बचपन से ही रमा और ब्रिजेश संध्या से सारा कामकाज कराते, तब जाकर उसे मारी हुई रोटी मिलती थी। संध्या अब सयानी हो चुकी थी। सप्ताह भर के भीतर ही दोनों बहनों के लिए रिश्ते आते हैं। संध्या, ये सुनील है, इन्होंने तुम्हें पसंद किया है। स्मृति, ये अनुराग है। छोटा परिवार, शहर में बड़ा कारोबार है, जैसा तेरा सालों का सपना था। वैसे संध्या, सुनील की भी किराने की बड़ी सी दुकान और खूब सारी खेती बाड़ी है। ये चाचा जी बढ़ चढ़कर झूठा बखान क्यों रच रहे हैं? मुझे संध्या से खुद बात करनी होगी। चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दफा संध्या जी से अकेले में बातचीत करना चाहता हूँ। बातचीत करने के लिए संध्या सुनील एक कमरे में आते हैं। सुनील हिचकते हुए कहता है, संध्या जी, शादी को लेकर हर लड़की कई सपने संजोती है। मैं बतौर एक बनिया हूँ, संयुक्त साधारण परिवार से हूँ। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं। आप अगर अपने पाँव पीछे करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इंसान बड़ा सिर्फ अपने ओहदे से नहीं होता। माता पिता के जाने के बाद चाचा चाची ने मुझे पाला, मगर जिस स्नेह की आस मुझे उनसे थी वो अधूरी है। मुझे संयुक्त परिवार ही चाहिए जहाँ सभी स्नेह से रहते हो। संध्या के सच्चे स्वर सुनील के हृदय रूपी घर में गहरी छवि छाप छोड़ते हैं। एक ओर तो ब्रिजेश और रमा साधारण तौर से संध्या का ब्याह कर देते हैं, वहीं स्मृति की शादी शानो शौकत के साथ करते हैं। इस शादी के साथ दोनों बहनों के बीच अमीरी गरीबी की शुरुआत बढ़ती है। शादी की रात सुनील संध्या से कहता है, संध्या, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था, खोलकर देखो। जैसे ही संध्या डब्बा खोलती है, उसके भीतर लाल रंग की साड़ी होती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्र है जो तुम्हें ये साड़ी पसंद आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि शायद ये सस्ती साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आएगी। अजी, तोहफे तन से नहीं मन से सजते हैं। मुझे ये तोहफा आपने तहे दिल से दिया है।
पसंद कैसे ना आता। जहाँ एक और सस्ती साड़ी में भी संध्या की खुशियाँ परवान पर थी, वहीं एक झलक स्मृति पर प्रतिबिंबित करते हैं। Hey, my beautiful wife. This gift for you, gorgeous. स्मृति बेसब्री से बॉक्स खोलती है जिसमें चमचमाता डायमंड सेट होता है। हीरो का हार, मुझे तो मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। स्मृति, ये हीरो का हार देखकर तुम बच्चों की तरह उछल रही हो। वो अनुराग, मैंने इतना एक्सपेंसिव तोहफा पहले नहीं पहना। तो अब महंगे तोहफों की आदत डाल लो। तुम्हारा पति इस शहर का जाना माना बड़ा बिजनेसमैन जो है। दोनों बहनों की शादीशुदा जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। जहां स्मृति देर सवेर उठती, वहीं संध्या सूर्योदय के साथ उठकर घर बार के कामों का निपटारा करके दूर कुएं से पानी भरती। समय गुजरता गया। सुनील संध्या के लिए अक्सर घर लौटते हुए कचौड़ियाँ जलेबी लाता। वहीं अनुराग स्मृति को 5 स्टार होटल में खाना खिलाता। एक दिन स्मृति संध्या के ससुराल आती है। किससे मिलना है बिटिया? संध्या यही रहती है क्या? हाँ बिटिया, यही संध्या का ससुराल है। मैं उसकी सास हूँ। मैं उसकी बहन हूँ। अच्छा, अरे पिंकी, जाकर चाची को खबर दिया कि शहर से उसकी बहन आई है। संध्या दौड़ती हुई बाहर आकर स्मृति के गले लगकर कहती है, स्मृति आजा, इस गरीब बहन के घर में तेरा स्वागत है। संध्या स्मृति को अपने कमरे में लाती है। स्मृति अटपटा सा मुंह बनाकर चारों ओर ताकने लगती है। क्या हुआ स्मृति, इतनी देर से क्या निहार रही हो? संध्या, ये है तुम्हारा ससुराल। इतने बिच्चम बिच्चे कमरे में मेरा तो दम घुट रहा है, और इससे 4 गुना बड़ा तो मेरा बाथरूम एरिया है। अरे शादी को साल भर भी न हुआ, ये फटी पुरानी साड़ी पहनती हो तुम, जरा भी नहीं जच रही है। मुझे देखो। स्मृति, ये साड़ी हल्की है, इसीलिए पहनी है। अरे ये बहानेबाजी बनाना बंद करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी घनघोर गरीबी साफ शब्दों में बयान हो रही है। मेरी बहन, सभी की किस्मत तुम्हारी तरह बलवान नहीं। मेरे पति ये परिवार अपने बलबूते पर चला रहे हैं, मगर जीजाजी मेरे पति का मुकाबला नहीं कर सकते। कहाँ वो गांव के बनिया और कहाँ अनुराग शहर के सफल बिजनेसमैन है। स्मृति अपनी अमीरी का बखान करके संध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी कांता वहाँ आकर कहती है, संध्या बहू, पानी खत्म हो गया, सांझ होने से पहले पानी ले आओ। संध्या गागर उठाए अपनी बहन के साथ नदी की ओर बढ़ने लगती है। अरे संध्या, और कितना दूर जाना है? बस स्मृति, ये पुल का पड़ाव पार करते ही नदी शुरू हो जाएगी। ये लो, सफर पूरा हो गया। बाप रे, तुम्हें पानी भरने के लिए इतना दूर दराज आना पड़ता है। मेरे तो पैर कुम्हला गए। अरे मैं तो 4 कदम भी पैदल नहीं चलती। अनुराग ने हाल ही में मुझे कार गिफ्ट की है ताकि मुझे पैदल न चलना पड़े। पैसे के बिन जिंदगी की जरूरत पूरी नहीं होती। शुक्र है जो मैं अमीर हूँ, वरना तुम्हारी तरह मुझे भी घनघोर गरीबी देखनी पड़ती। किसने कहा कि मैं गरीब हूँ? स्मृति, तुम्हारी और मेरी सोच एक दूसरे से एकदम परे है। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, मगर मेरे लिए परिवार और पति का प्यार लाखों करोड़ों की कीमत से बढ़कर है। प्लीज यार संध्या, ये बेफुसूल के प्रवचन देना बंद करो। अरे इन 2 दकियानूसी शब्दों से हम दोनों बहनें सिमिलर नहीं हो जाएंगी। जीजाजी तुम्हारे लिए सिर्फ चंद पैसे की जलेबी कचौड़ी लाते हैं, मगर अनुराग हर बड़े बिजनेस ट्रिप के बाद मुझे 5 स्टार होटल में ले जाते हैं। आए दिन महंगे तोहफे, और अभी तो साल भर भी शादी को नहीं हुआ, उन्होंने मुझे शॉपिंग में सैकड़ों साड़ी लेकर दी है। मगर जीजाजी तुम्हारे लिए एक सस्ती साड़ी भी नहीं लाते। जॉइंट फैमिली में यही आफत है। बस स्मृति, तुम मेरी बहन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ससुराल की बेइज्जती करो। परिवार का प्यार बेहद बहुमूल्य है। रिश्ते बिकाऊ बिजनेसमैन नहीं मेरी बहन। संध्या के बोली सुनकर स्मृति कार में सवार होकर शहर आ जाती है। स्मृति, कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ अनुराग, तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो? तुम तो बड़े बिजनेस डील के लिए गए थे, उसका क्या हुआ? स्मृति, उन्होंने धोखे से मेरे बिजनेस शेयर्स साइन करवा लिया।
साथ ही अपनी अमीरी की धौंस से मेरी कंपनी कब्जे में कर ली। मेरे सालों के साथियों ने इस बुरे दौर में मेरा साथ छोड़ दिया। बिजनेस स्टाफ को पैसे चुकाने के लिए बड़ी रकम चाहिए। हमें ये घर भी दांव पर लगाना होगा। स्मृति को उस घड़ी कुछ नहीं सुहा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ उसकी गरीब बहन संध्या के स्वर गूंज रहे थे। आज स्मृति का अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसे परिवार और पैसे दोनों के बीच का फर्क पूरे तौर से समझ आ गया था। आज स्मृति का संसार संध्या से भी कहीं ज्यादा दूभर हो चुका था। दोस्तों, पैसा रुतबा ईश्वर की देन है। अगर वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। शायद ये ईश्वर की लाठी ही थी जो स्मृति पर पड़ी थी, जिसे आज वह घनघोर गरीबी में गुजर बसर करने को बेबस थी। ये थी हमारी अमीर गरीब बहनों की एक झलक। गोलगप्पे बनाने वाली सास बहू। माँ जी, मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है। चलिए अब गोलगप्पे बेचने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ बहू, जल्दी चल। गांव के सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुझे तो पता ही है गांव के सभी लोग हमारे गोलगप्पे कितने पसंद करते हैं, और इसी वजह से हमारे गोलगप्पे पूरे गांव में फेमस भी हो गए हैं। हाँ माँ जी, हम इतना काम इतना दिल लगाकर जो करते हैं तो फेमस तो होंगे ही ना। गायत्री और सावित्री दोनों गोलगप्पे बेचने के लिए गांव में पहुंच जाती हैं। गायत्री और सावित्री को किसी भी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े घर में रहने के बावजूद भी गोलगप्पे बेचने के लिए गांव में पहुंच जाती हैं। गांव पहुंचते ही गायत्री के हाथ में घंटी होती है, जो वो बजाते हुए कहती है, आओ आओ गोलगप्पे खाओ। ऐसे गोलगप्पे कभी नहीं खाए होंगे। एकदम चटपटे और मीठे का जायका। एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। गायत्री के हाथ में बज रही घंटी को सुनते ही गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों सास बहू के पास पहुंच जाते हैं। अरे बहू देख, गांव वाले आना शुरू हो गए हैं। चल तू भी अब अपने काम पर लग जा, किसी को भी इंतजार न करना पड़े। हाँ माँ जी, क्यों नहीं। गायत्री और सावित्री दोनों अपने आए हुए ग्राहकों को गोलगप्पे देना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद सभी गांव वाले गोलगप्पे खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह भाई वाह, क्या खट्टे मीठे करारे करारे गोलगप्पे हैं। इन्हें खाकर तो सुकून आ जाता है। पूरे गांव में इन दोनों सास बहू के अलावा ऐसे अच्छे वाले गोलगप्पे कोई नहीं बनाता। अरे भाई, मैं तो सोचती हूँ ये दोनों इतने अमीर हैं, इनके पास इतना बड़ा बंगला है, किसी चीज की कमी नहीं है, और तो और इनके घर में नौकरानी भी है, तो फिर ये दोनों हमारे गांव में आकर गोलगप्पे क्यों बेचते हैं। अरे अरे, पागल हो रही हो क्या? ये बात उन दोनों के सामने मत कह देना। अरे वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें गोलगप्पे खाने को भी नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि आखिर इतनी धन दौलत होने के बाद भी ये दोनों सास बहू हमारे गांव में आकर गोलगप्पे बेचने किस कारण से आती हैं। अरे इतनी धन दौलत होने के बाद इतना छोटा काम करना पड़े तो क्या फायदा। अरे अब जो भी हो, वो हमारे लिए इस गांव में आ रही है और हमें गोलगप्पे खिला रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और तुम सीखो इनसे कि इतने अमीर होने के बाद भी इनका दिल छोटा नहीं बड़ा ही है। मीनाक्षी के कहने पर शकुंतला चुप हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की गोलगप्पे की दुकान पर बहुत लंबी लाइन लग जाती है। गोलगप्पे खिलाते खिलाते उन दोनों की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। अरे वाह बहू, देखो दिन प्रतिदिन हमारी आमदनी तो बढ़ती ही जा रही है। देखो कितना पैसा कमाया है आज हमने। हाँ माँ जी, आप सही कहती हो। बस इसी प्रकार हमें लोगों को खुश भी करना है और पैसा भी कमाना है। चलो सबको तो गोलगप्पे खिला दिए, अब हम दोनों की बारी है। देखते हैं आज हम दोनों में से सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खत्म करेगा। गायत्री और सावित्री दोनों बचे हुए गोलगप्पे खाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो दोनों सारे के सारे गोलगप्पे चट कर जाती हैं और उसके बाद वापस अपने घर चली जाती हैं। आखिर गायत्री और सावित्री इतने अमीर होने के बाद भी गोलगप्पे क्यों बेचती हैं, और जब जाने का समय हो जाता है तो वो सारे गोलगप्पे क्यों चट कर जाती हैं। चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अरे बेटा, कहाँ गई ये दोनों? अरे तेरी माँ ने तो हद ही कर दी है। रोज सुबह शाम गोलगप्पे खाने के लिए बाजार में चली जाती है और साथ ही साथ तेरी बहू गायत्री को भी अपने साथ ले जाती है।
अरे पिताजी, इन दोनों की इस बात से तो मैं बहुत परेशान हूँ। कमाती कुछ है नहीं, जब देखो खर्च करती रहती हैं। अरे हम दोनों इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? अरे इन दोनों को तो इतना भी नहीं समझ आता कि हम दोनों बाप बेटे सुबह शाम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जाकर इतना पैसा कमा पाते हैं। लेकिन ये दोनों तो सिर्फ पैसे लुटाने में ही आगे खड़ी होती हैं। पिताजी देखो, चुप हो जाइए, माँ आ गई हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी कोई बात सुन ली तो बहुत गुस्सा होंगी और फिर आपका पीछा भी नहीं छोड़ेंगी। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। चल तेरी माँ से ही पूछता हूँ कि आखिर वो इतनी देर कहाँ से आ रही हैं। सावित्री के आते ही राजेश उससे पूछता है। अरे भगवान, ये कोई समय है गोलगप्पे खाने का? जब देखो गोलगप्पे खाने के लिए निकल पड़ती हो। अरे भला हमारे बारे में तो सोचो, सुबह से हम लोग नाश्ते के लिए तरस रहे हैं। अजी आप तो चुप ही हो जाइए। मुझे तो लगता है कि आपकी ही बददुआ लगी होगी। आज हम दोनों का गोलगप्पे वाला नहीं आया, इसीलिए हम दोनों वापस उदास होकर आए हैं। ये सुनते ही राजेश और अर्जुन दोनों बहुत जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद सावित्री पास में रखा डंडा उठाकर दोनों को बजाने लगती है। बेचारा अर्जुन अपने पिता राजेश को अपने साथ किसी तरह बचाकर ले जाता है। वो दोनों सावित्री की पिटाई से बच जाते हैं। तभी गायत्री सावित्री से कहती है, अरे माँ जी, मेरा तो गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, अब हम क्या करें? अब मैं तुझे क्या बताऊं, एक काम करते हैं, YouTube ओपन करते हैं और उससे गोलगप्पे बनाना सीखते हैं। गायत्री और सावित्री दोनों रसोई में जाकर YouTube ओपन करती हैं और उसके अंदर दी हुई रेसिपी से गोलगप्पे बनाना शुरू कर देती हैं। आज तो मजा ही आ गया, हम अपने हाथ की बने हुए गोलगप्पे खाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, और इतने सारे गोलगप्पे बनाएंगे कि हम जितने चाहें उतने गोलगप्पे खा सकें। गायत्री और सावित्री दोनों मिलकर गोलगप्पे बना लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों गोलगप्पे का टेस्ट करती हैं। आहा क्या बात है, इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे। अरे वाह, हमारे हाथ में तो जादू है, जादू। अरे माँ जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा, हम तो बहुत अच्छे गोलगप्पे बना सकते हैं। आज से हम लोग बाहर से गोलगप्पे कभी नहीं खाएंगे, हम खुद ही गोलगप्पे बनाएंगे। ये सोचकर सावित्री और गायत्री दोनों सास बहू सुबह शाम लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ गोलगप्पे ही बनाकर रखती हैं। तीनों समय गोलगप्पे खाकर अर्जुन और राजेश दोनों पागल हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एक दिन ब्रेकफास्ट करते समय जब राजेश गोलगप्पे खा रहा होता है तो उसे एक आइडिया आता है। अरे जब तुम दोनों इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो तो क्यों ना तुम दोनों गोलगप्पे बेचने का काम भी शुरू कर दो। अरे जो भी मुनाफा होगा उससे तुम्हारा फायदा होगा, और गोलगप्पे बेचने के बाद जो गोलगप्पे का माल बचता है वो तुम दोनों खा लेना, इससे तुम्हारा माल भी वेस्ट नहीं होगा। अरे पिताजी, अगर ये दोनों गोलगप्पे बेचने का काम करेंगे तो हमारे परिवार की तो बदनामी ही हो जाएगी। अरे इसमें बदनामी वाली कौन सी बात है, तेरे पिता सही तो कह रहे हैं, हम दोनों को गोलगप्पे बेचने का काम ही शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी हम दोनों सास बहू गोलगप्पे खाने की इतनी शौकीन हैं कि बस क्या ही बताऊं। जब हम गोलगप्पे बनाने का काम शुरू करेंगे तो घर के काम कौन करेगा? अरे उसके लिए हम लोग एक नौकरानी रख लेंगे। जब हम दोनों बाप बेटा कमाएंगे और फिर तुम दोनों सास बहू कमाओगी तो हमारे पास नौकरानी को देने के लिए तनख्वाह भी निकल आएगी। गायत्री और सावित्री को अर्जुन और राजेश का सुझाव बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों गोलगप्पे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उनके गोलगप्पों के शौकीन हो जाते हैं और केवल उन्हीं के गोलगप्पे खाना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों सास बहू इतने पैसे वाली होने के बाद भी गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती हैं और गोलगप्पे बेचकर बहुत खुश होती हैं। काली साड़ी पहनने वाली सास बहू से परेशान पति। कादम्बरी के बेटे प्रतीक की शादी कावेरी से होती है। सुहागरात पर जैसे ही प्रतीक कमरे में आता है तो काया को काले रंग की शॉर्ट नाइटी में देखकर उसे बड़ा शौक लगता है। क्या हुआ मेरे प्यारे पतिदेव, इस काली नाइटी में मैं इतनी सेक्सी लग रही हूँ क्या, जो आप मुझे देखकर शॉक हो गए हो? वो क्या है ना, कावेरी को काले रंग का बेशुमार क्रेज है। अगर मैंने कावेरी को ये कह दिया कि ये काले रंग के लिबास में चिमर की चुड़ैल लग रही है तो ये कहीं खिसियानी बिल्ली बनकर सुहागरात को काली रात में न बदल दे। सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। कावेरी को काले लिबास में सराबोर देखकर प्रतीक बेमन से बिस्तर पर जा गिरता है। अगली सुबह कावेरी काले रंग की साड़ी में सज धज कर रसोई घर का रुख करती है। अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर हॉल में आती है, जहां वनराज कहता है, अरे बहू, ये कैसा पहरावा पहना है तूने? क्यों
ससुर जी, क्या कमी है मेरी साड़ी में? अरे शादीशुदा सुहागिनों के शरीर पर ये काला रंग शोभा नहीं देता। क्यों भगवान? अरे तुम तो चुप ही करो जी। अरे जब से मशहूर सिंगर काका के गाने निकले हैं, काला रंग ट्रेंड में चल रहा है। मेरी नजर से देखो, ये काले रंग की साड़ी बहू के गोरे चिट्टे तन पर कितनी उम्दा लग रही है। अरे बहू को ससुराल की सीख देने के बजाय तुम उसी के सुर में सुर मिला रही हो। वनराज गुस्से में वहां से उठकर तैयार होकर अपने बेटे के संग दफ्तर चल देता है। समय गुजरता है। एक सांझ वनराज कहता है, भाग्यवान, ये पूरे 50,000 रुपए हैं, इसे अपने पास रख लो। कादम्बरी पैसे लॉकर में रख देती है और अगली सुबह कादम्बरी अपनी बहू कावेरी से कहती है, अरे कावेरी बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं सासू माँ, मीशो ऐप पर ट्रेंडिंग काली साड़ी आई है, उसी को ऑर्डर कर रही हूँ। बहू, लगे हाथ अपनी सास के लिए भी एक काले रंग की सुंदर सी साड़ी ऑर्डर कर दे। जब से मैं ब्याह कर ससुराल के आई, मेरे काले रंग के कपड़ों पर तो तेरे बुढ़ऊ ससुर ने पाबंदी लगा दी। फिक्र मत कीजिए सासू माँ, अब जब ससुर जी हम दोनों सास बहू के संगठन को एक साथ काले रंग की साड़ी पहने देखेंगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। कावेरी 2 काली साड़ी ऑर्डर कर देती है। अगली सांझ जब उनके पति घर आते हैं तो सास बहू को काले रंग की साड़ी में देख स्तब्ध होकर कहते हैं, भूतनी। अरे ससुर जी सुनिए तो, प्रतीक, अरे हम भूतनी नहीं बल्कि आप दोनों की पत्नियां हैं। ये सुनकर प्रतीक पानी पीते हुए कहता है, अरे काले रंग की साड़ियों तक तो चल जाता, मगर ये काले रंग की चूड़ी, काली बिंदी, काली लिपस्टिक, ये पहरावा प्रेतनी का होता है। अरे मेरी बेलबुथी औलाद, हम दोनों सास बहू मुर्दा नहीं जिंदा हैं। अपने पसंद का पहरावा क्या पहन लिया? तुम दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन गए। तारीफ के 2 बोल बोलने के बजाय मुंह से अंगार बरसा रहे हो। दोनों बाप बेटे के लाख चेताने के बावजूद इतनी जल्दी सास बहू के काली साड़ी पहनने का शौक कहाँ थमने वाला था। वो हर एक सप्ताह नई नई डिजाइनों की काले रंग की खूब सारी साड़ियां खरीद कर लाती। एक दिन, अरे प्रतीक की माँ, जल्दी से वो पैसे लाकर देना जो तुम्हें रखने को दिए थे। अजी वो सारे पैसे तो मुझसे खर्च हो गए। मगर माँ, इतनी बड़ी रकम आपने कहाँ खर्च कर दी? कादम्बरी की हिचक देखकर कावेरी कहती है, प्रतीक, दरअसल उन्हीं 50,000 रुपए से हम सास बहू ने पिछले कुछ सप्ताह काली साड़ियों की शॉपिंग की थी। ये सुनकर दोनों बाप बेटे गुस्से से बौखला कर बोलते हैं, काली साड़ियों के पीछे तुम दोनों सास बहू बावरी होकर सुध बुध खो चुकी हो। रहने दीजिए बाबूजी, इन सास बहू को क्या खबर। हम दोनों बाप बेटे दिन रात खून पसीना बहाकर पाई पाई कमाते हैं। इन्होंने काली साड़ी के शौक में पूरे 50,000 रुपए पानी की तरह बहा दिए। अरे बस करो दोनों बाप बेटे, जितने की हम सास बहू ने काली साड़ी नहीं खरीद ली, उससे बढ़कर तुम्हारे कड़वे बोल सुन रहे हैं। हर एक दिन के साथ सास बहू के काली साड़ियां पहनने का शौक बढ़ता जा रहा था। हर एक दिन सास बहू काली साड़ी के लिबास में ही लिपटी रहती। कुछ दिन बाद, अजी सुनते हो, अभी हाल फिलहाल में काले रंग की शिफॉन की साड़ी आई है। उसे पहनने के लिए मेरा मन ललचा रहा है। अरे सासू माँ, आपको निवेदन करने की जरूरत नहीं। सुनो ससुर जी, अगर आज शाम तक हम सास बहू के लिए वो काली साड़ी नहीं आई तो हम सास बहू अनशन का आंदोलन छेड़ देंगी। इस काली साड़ी के शौक से हम बाप बेटे बेतहाशा परेशान हो चुके हैं। ये तुम दोनों सास बहू की सरासर जातियां बढ़ती जा रही हैं। रहने दे बेटा, तेरे बोल इन सास बहू के लिए कोई मायने नहीं रखते। बेचारे बेबस पति पत्नियों के काली साड़ी के पहरावे से परेशान होकर उनकी शौक को पूरा कर देते हैं। समय गुजरता चला जाता है और करवा चौथ का त्योहार आता है और कंचन कहती है, अरे कई सनबा कादम्बरी भौजाई। अरे मैं ठीक हूँ। कंचन, तू बता कैसे आना हुआ? कोई खास खबर? अरे दादा, ये आप सास पतोहू सर से पांव तक काला पहिरावा काहे पहिनी हो? काला हार, झुमका, बिंदिया और ये नई बहुरिया के तो 1.25 महीना सिर्फ लाल पीला रंग ही पहिने के होवत है। अरे हम दोनों सास बहू सदियों पुरानी रीत रिवायत को नहीं मानती, समझी? ओ कल करवा चौथ का कथा पूजा हमरे अंगना में होवत है, तो सास बहू समय से पधार जाना। सास बहू को करवा चौथ का शुभ संदेश देकर कंचन चली जाती है। उस सांझ दोनों के पति हाथों में 2 शॉपिंग बैग लिए घर आते हैं। हम तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का तोहफा लाए हैं। हम तुम्हारे लिए कल करवा चौथ का तोहफा लाए हैं।
दोनों सास बहू जैसे ही डिब्बे को खोलती हैं, उसमें लाल रंग की सुंदर साड़ी और साज श्रृंगार का सामान होता है। प्रतीक, यही लाल रंग की साड़ी मिली थी तुम्हें? कितनी वाहियात पसंद है तुम्हारी। आप दोनों बखूबी जानते हो कि हम सास बहू को सिर्फ काली साड़ी पहनने का शौक है। फिर भी खैर बहू, हमारे कबर्ड में सैकड़ों काली साड़ियां हैं, उसी में से एक पहन लेते हैं। हम बाप बेटे अपार मन से तुम्हारे लिए ये साड़ी लाए थे। इस काली साड़ी के आगे तुम अपने पतियों की कदर भूल चुकी हो। दोनों उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं। अगली सांझ सास बहू सिर से पांव तक काले रंग का साज श्रृंगार करके करवा चौथ की कथा में पहुंचती हैं, जहां बूढ़ी भगवती कहती है, अरे बेड़ा गर्क हो इन सास बहू का। अरे क्या करामात है, करवा चौथ पर काले रंग का साज श्रृंगार सुहागनों को शोभा देता है क्या? अरे अम्मा, ये सास बहू काली साड़ी के शौक के पीछे बरा गई है ना। पति की ना ही परवाह है ना ही समाज की। अरे कंचन काकी, हम सास बहू काली साड़ी पहने या पीली, आपको क्या परेशानी है? अरे कादम्बरी की बहू, पुरानिये कह गए हैं, शुभ अवसर पर काला रंग का पहिरव भला नहीं। इसे पहले की कोई विपत्ति आन पड़े, अपनी पसंद को बदलाव दो। भगवती के लाख समझाने के बावजूद भी सास बहू के सिर से काली साड़ी पहनने का शौक नहीं उतरता। करवा चौथ की कथा के बीच उन्हें अस्पताल से फोन आता है, आप दोनों के पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप फौरन अस्पताल आ जाइए। सास बहू दौड़ती भागती फौरन अस्पताल पहुंचती हैं, जहां उनके पति बेहोश होते हैं। उस पल छिन उनके मस्तिष्क में भगवती की बात गूंज रही थी। बहू, शायद हमने करवा चौथ की रीत को सही तौर से नहीं निभाया। माँ जी, सभी औरतें सर से पांव तक सुहागन के सांचे में सजी धजी थी, वही हम आज बहू सुहागनों के बेला पर इस काली साड़ी में सराबोर थी। दोनों सास बहू भूखी प्यासी अपनी पति की जान की सलामती की प्रार्थना करती हैं। कुछ पल छिन बाद उनके पति बेहोशी से बाहर आते हैं। सास बहू की आंखों से पछतावे की फुहार बरस रही थी। हमें माफ कर दीजिए, शायद हमारे शौक के चलते ही आपकी जान पर बन आई। अब से हम भावी भविष्य में कभी फिर काली साड़ी नहीं पहनेंगी। कादम्बरी बहू, बीती बातों को बिसार दो। हर बात के पीछे एक भलाई छुपी होती है, शायद इसीलिए आज हमारे साथ दुखद दुर्घटना हुई। दोनों के पति उन्हें माफ कर देते हैं। अब सास बहू के मन से सदा के लिए काली साड़ी का शौक खत्म हो जाता है और वो हंसी खुशी अपनी गृहस्थी संभालने लगती है।